हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो वेक्टर पार्ट वन में हमने ये कवर किया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर और किसी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी वेक्टर को हम लोग तीन कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। और ये हम आज कवर करने वाले हैं वेक्टर पार्ट टू, जिसमें हम लोग ये देखेंगे वेक्टर किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं और दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज वेक्टर पार्ट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हाट इज दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोगों का वो एंगल होता है जब दोनों वेक्टर को या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, तब उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये डेफिनेशन के तौर पर अगर बात करें तो द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइंड इधर हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो स्मॉलर एंगल फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ये दो वेक्टर्स ए और बी अगर हम लोगों को दिए गए हैं तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल, ये एक बड़ा एंगल बन रहा है, एक छोटा एंगल, दिस वन इज स्मॉलर एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है ये लार्ज एंगल है इधर से, और ये दोनों का सम हम लोग का 360 डिग्री। तो ये स्मॉलर एंगल जो होगा दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और ये फाई। तो ये स्मॉलर एंगल हम लोग का है क्योंकि ये दोनों वेक्टर हम लोग के टेल टू टेल ज्वाइन किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉलर एंगल, और ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या है, ये एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में ज्वाइन किया गया है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, या तो इसको शिफ्ट करके नीचे लाएं इधर, इसका हेड और इसका हेड आपस में ज्वाइन करें, या इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करें। तो इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, जिससे इसका टेल यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो उस केस में अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का टेल यहाँ ज्वाइन हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, अब ये एंगल स्मॉलर होगा और इधर वाला जो एंगल हम लोगों का फिर से यही सेम केस बन गया। तो दिस वन इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हम लोग का है, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये अगर हम लोग कहें तो हेड टू हेड ज्वाइन किए गए हैं। हेड टू हेड हम लोगों का अगर ज्वाइंट है तो डायरेक्ट ये एंगल जो होगा दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या इसी को अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके हम लोग आगे थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ आगे कर देते हैं, तो ये एंगल हम लोगों का फिर एक्यूट स्मॉलर एंगल होगा इन दोनों के बीच का, और ये एंगल बराबर है विच इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। तो ये दोनों हम लोगों के बराबर एंगल हो गए, तो ये फिर हम लोगों का थीटा का है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोगों का, तीन वेक्टर ए बी सी दिए गए हैं और ये एंगल्स हम लोग के दिए गए हैं। पूछा गया है कि इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच का एंगल अगर देखें तो ए और बी के बीच का एंगल हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो ये वेक्टर हम लोगों का ए और ये बी, इसका टेल हम लोगों का और इसका हेड आपस में ज्वाइन है। तो कंडीशन हमारा क्या था, या तो दोनों हेड टू हेड ज्वाइन हो या दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो। तो अब इसको टेल टू टेल ज्वाइन अगर नहीं है उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको और आगे शिफ्ट करके देखेंगे। एक इमेजिन करना है, ये नहीं कि अब इसको शिफ्ट करके आगे कर दें। इसको इमेजिन करें कि हम लोग अगर इसको शिफ्ट करके आगे लाएंगे यहाँ पर, तो ये वेक्टर हम लोगों का यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में कहीं। तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग को देखना है। तो अब ये एंगल हम लोग का एक बन रहा होगा और एक इधर से बड़ा सा एंगल बनेगा। तो ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। तो ये स्मॉलर एंगल जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अब ये एंगल हम लोग कितना है, तो ये हम लोग का पूरा स्ट्रेट लाइन था, ये 50 डिग्री हो गया और टोटल 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 130 डिग्री, यानी ए और बी के बीच का एंगल हम लोग कितना है 130 डिग्री।
बी और सी के बीच में अगर बात करें तो बी और सी दोनों हेड टू हेड ज्वाइन है, और हेड टू हेड ज्वाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल हम लोगों का 60। तो दिस इज एंगल बिटवीन दिस बी एंड सी। सी और ए, ये ए और ये है सी, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो उस केस में हम लोगों का यही एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 130 डिग्री। ये हम लोगों का बी और सी के बीच में 60 डिग्री, और ये सी और ए के बीच का 70 डिग्री। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का इधर, इसे यहाँ 4 वेक्टर दिखाए गए हैं ए बी सी एंड डी। इन चारों वेक्टर में हम लोगों का एंगल कुछ कुछ पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ये हम लोगों का इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें तो ये बी वेक्टर का टेल और इसका हेड आपस में ज्वाइन है, तो इसको या तो हम पीछे शिफ्ट कर लें इधर, ताकि इसका हेड यहाँ आ जाए और ये वेक्टर ऐसे आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन हो गया। तो उस केस में हम लोगों का ये एंगल, अब इधर वाला जो एंगल है वो तो बड़ा बनेगा, तो ये एंगल हम लोगों का एंगल बिटवीन ए एंड बी कहलाएगा, जिसमें से अगर ये हम लोगों का 80 डिग्री है और टोटल ये 180, तो दिस इज 100 डिग्री। या इसी को हम लोग इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में कहीं, ये इस डायरेक्शन में, तो इसको और आगे शिफ्ट करेंगे तो ये इसका टेल और इसका टेल आपस में ज्वाइन हो जाएगा, तो उस केस में हम लोगों का ये एंगल जो दिख रहा है दिस इज एंगल बिटवीन दिस ए एंड बी, और ये एंगल ए एंगल तो बराबर ही होगा। बी और सी के बीच की अगर बात करें तो अगेन ये भी हम लोगों का हेड टू टेल ज्वाइन है, इसका हेड है इसका टेल, तो इसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं इधर, इसको आगे शिफ्ट कर दें तो ये हम लोगों का दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। ये आगे शिफ्ट करना नहीं होता है, इमेजिन करना होता है। अब ये जितना जल्दी इमेजिन होगा उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो ये एंगल हम लोगों का हो गया, तो ये टोटल 180 था, जिसमें से ये 120, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो बी और सी के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। सी और डी के बीच का एंगल दिस वन, दिस इज द एंगल, क्योंकि दोनों डायरेक्ट टेल टू टेल जाना है, तो यही एंगल हम लोगों का सी और डी के बीच का एंगल हो गया। डी और ए की बात करें तो दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ये एंगल हम लोगों का कहलाएगा एंगल बिटवीन ए एंड डी। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का एंगल था हम लोगों का 100 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का एंगल ये था, दैट इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन सी एंड डी, ये सी है और ये डी है, दिस इज 100 डिग्री। और डी और ए के बीच का एंगल, डी एंड ए, दिस इज 60 डिग्री। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस तरह से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हैं। ये हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, इसको हम लोग देखें। फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई प्लेन में हम लोगों का एक वेक्टर था ए, दिस इज वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल हम लोगों का बनाया, तो इससे परपेंडिकुलर हम लोगों का इसका जो हेड हम लोगों का वेक्टर का दिख रहा है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किए यहाँ पर एक, और इस पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप किए, तो दिस इज m एंड दिस इज n। अब ये लेंथ कितना है अगर ये वेक्टर गिवन हमको, अब फॉर एग्जांपल ये हम लोगों को नहीं दिया था,
बस ये दिया है कि ये वेक्टर है, ये हमको नहीं दिया है। ये वेक्टर और इसका ये एंगल हम लोग को दिया था। तो अब ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राइंगल हम लोगों का जो भी बन रहा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हम लोगों का ये हाइट और ये दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज ओपी का लेंथ कितना है, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज सिंपली रिटन एज ए। ये हम लोगों का एंगल थीटा दिया गया है, तो इसके साथ वाला जो साइड हो गया हम लोगों का बेस, बेस, और इस थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हम लोगों का परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू, इसमें हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ते हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, सॉरी, साइन थीटा हम लोग का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये P परपेंडिकुलर H हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब इसमें हम लोगों का ये x के लॉन्ग है, तो इसका ये वाला लेंथ हम लोग ए एक्स बोल देते हैं, और ये y के लॉन्ग है, दिस वन इज ए वाई। ये हम लोगों का x के लॉन्ग है, इसको x बोल देते हैं लेंथ, और ये हम लोगों का ए वाई। तो अब ये हम लोगों का ए एक्स बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखें, साइन थीटा कैन बी रिटन एज ए वाई डिवाइडेड बाई ए। दिस implies that ay can be written as a sin theta। और उसी तरह से cos थीटा में हम लोगों का बेस आता है, ये बेस है, तो cos थीटा इज बेस विच इज ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए। तो यहां से ए एक्स का वैल्यू ए cos थीटा। यानी कि अगर हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज दिया है और एंगल दिया है कोई भी, ये एंगल जैसे दिया था, तो इस एंगल के साथ वाला जो साइड बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस इज कॉल्ड बेस, और एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हम लोगों का परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, ये जो हम लोगों का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है इसका कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ये हम लोगों का बेस का वैल्यू होता है। और सामने जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिस वन इज ए साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू, यानी कि ये ए साइन थीटा, यानी कि थीटा के सामने वाला जो साइड हमेशा साइन थीटा में आएगा, और थीटा के साथ वाला जो साइड है हमेशा कॉस में आएगा। तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, किसमें, ए से मल्टीप्लाई करना, ए का मतलब ये लेंथ। तो इस x को हम लोग कहें ये, अब ये हम लोगों का एक वेक्टर था, इस वेक्टर को अगर इमेजिन करें हम भी, इसको अगर हम एक वेक्टर एज्यूम करते हैं इसको, और इसको भी एक वेक्टर एज्यूम करें, तो दिस वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस एंड दिस वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, और ये दोनों हेड टू टेल ज्वाइन है, और ये उसका रिजल्टेंट कहला सकते। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ये एक हम लोगों का जो दिख रहा है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यानी कि इसी वेक्टर को हम लोग आई कैप और जे कैप के टर्म में जब लिखते हैं, तो ये दो कंपोनेंट हम लोग के, आई का मतलब एक्स कंपोनेंट और जे का मतलब वाई कंपोनेंट,
तो दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। और दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इन जनरल हम लोग किसी वेक्टर का पिछली वीडियो में कवर किया था, इन जनरल हम लोगों का तीन कंपोनेंट, जिसमें हम लोगों का के कैप के साथ जो हम लोगों का होगा वो हम लोगों का जेड कंपोनेंट कहलाता है, जे के साथ जो है वो वाई कंपोनेंट, और आई के साथ जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कहलाएगा। वह इस वेक्टर को हम लोग इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन बोल रहे थे, दिस वन, ये है और ये वेक्टर है। क्या इसको हम यहां पर अगर शिफ्ट कर दें पैरेलली तो इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल जब शिफ्ट किया जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वेक्टर को अगर हम यहां शिफ्ट कर देते हैं तो अब इस वेक्टर को जब लिखेंगे तो ये हम लोगों का है ए कॉस थीटा आई कैप, और ये हम लोगों का था ए साइन थीटा जे कैप। और ये दोनों का हम लोगों का ये लाइन जो था ये हम लोगों का था रिजल्टेंट कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर का, दिस इज ए। तो ये वेक्टर जब यहां था तो इसका और इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर था। अब दो वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर मिला, दैट मीन्स इस वेक्टर को हम फिर से दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा था, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो किसी वेक्टर को हम लोगों को कंपोनेंट ब्रेक करना मतलब क्या है कि उसको दो पार्ट या तीन पार्ट में लिख देना, यानी आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना ही हमारा कहलाता है कंपोनेंट। और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का फिजिक्स में ये, किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना। अब ये हम लोगों का एंगल इस एक्सिस के साथ जितना था तो इसका ये वाला कंपोनेंट आया कॉस थीटा में, और इसके सामने जो परपेंडिकुलर आता है इधर तो ये हम लोगों का साइन थीटा में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का चार फोर्सेस दिखाए गए हैं, चारों अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों का है, एक्स और ये वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई इधर नेगेटिव वाई। ये चार फोर्सेस हम लोगों के एक्स वाई प्लेन में ही दिखाए गए हैं। अब इसको हमको कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखना है। तो इस फोर्स F1 की बात करें तो F1 में हम लोग क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां पर। तो ये जो हम लोगों का लेंथ है यहां पर, इसी के साथ हम लोगों का 30 डिग्री है, तो ये वाला लेंथ कॉस में आएगा, दिस वन इज 10 cos 30। और ये सामने वाला जो है यही सेम हम लोगों का इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यही लेंथ हम लोगों का ये भी है, दिस वैल्यू। तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 sin 30, दिस वन इज 10 sin 30। मतलब यही कंपोनेंट हम लोग का ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस F1 का वैल्यू अगर लिखें तो 10 cos 30, 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो √3/2 करेंगे तो 255 √3 आ गई है। और ये sin 30 हम लोग का 1/2 होता है, तो ये इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि ये लेंथ हम लोग का 5 यूनिट या 5 न्यूटन, और ये वाला हम लोग का 5√3 न्यूटन। लेकिन अब ये x के लॉन्ग हो गया और ये y के लॉन्ग, दैट मीन्स इस फोर्स को हम इसके जगह पर ये दो फोर्सेज ले सकते हैं, ये x के लॉन्ग 5√3 न्यूटन और y के लॉन्ग 5 न्यूटन, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो दिस F1 कैन बी रिटन एज, ये हम लोगों का x के लॉन्ग है, दैट मीन्स 10 cos 30 आई कैप प्लस ये वाला जो हम लोगों का है इधर y के लॉन्ग है,
तो ये हो गया 10 sin 30 जे कैप। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हम लोगों का 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। उसी तरह से ये F2 जो हम लोगों का दिख रहा है, F2 का कंपोनेंट यहां से हेड से हम लोगों का ये ड्रॉप करेंगे इस पे परपेंडिकुलर जो एंगल दिख रहा है, तो अब ये वाला लेंथ हम लोगों का कॉस में आएगा और ये सामने वाला साइन में, और यही हम लोगों का सेम यहाँ पर भी लेंथ मिलेगा, यही वही परपेंडिकुलर। तो ये y के अलोंग और ये x के अलोंग, तो दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। तो ये वाला लेंथ हम लोग कितना हो गया 20 cos 60, और ये वाला लेंथ 20 sin 60। इसमें जो कंपोनेंट हम लोग ले रहे थे ये वेक्टर और ये वेक्टर पहले वाले में, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये लिखा गया था। इस केस में हम लोगों का ये वेक्टर और ये जो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर है, या पहले इसको ले जाएं इधर और फिर इसको यहां ला दें, दोनों एक ही चीज है। तो अब ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है ये नेगेटिव एक्स में दिख रहा है, मतलब इसमें माइनस आई कैप मल्टीप्लाई होगा, और इसमें पॉजिटिव आई में दिख रहा है तो इसमें जे कैप मल्टीप्लाई होगा। तो 20 cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, cos 60 इज 1/2, तो 1/10, और sin 60 √3/2, तो ये वैल्यू हम लोगों का 20 √3/2, दैट इज 10√3। तो अब F2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, दिस 10 यानी 20 cos 60 माइनस आई कैप, और ये 20 sin 60 प्लस 20 sin 60 जे कैप। इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इसलिए बीच में ऐड किया गया है। और ये वैल्यू हम लोगों का फाइनली सॉल्व होने के बाद कितना आया था 10, तो इसको माइनस पहले लिख देते हैं, -10 आई कैप, और ये है √3/2, दैट इज 10√3 जे कैप। यानी इस फोर्स को हम लोग ये लिख सकते हैं दो कंपोनेंट के फॉर्म में। थर्ड, ये फोर्स जो दिख रहा है हम लोगों का F3, अब x एक्सिस और y एक्सिस, तो इधर हम लोग या इधर कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये एंगल दिया गया है तो इसी के सामने हम लोग ड्रॉप परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये हमारे लिए बेहतर यही होता है। जो एंगल दिया गया है उसी के सामने वाला है हम लोग का उसी के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये बेहतर होता है कि हम लोग को जब भी जो एंगल दिया गया है उसी के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे ये दिया गया था तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये दिया गया है इसके सामने परपेंडिकुलर, हेड से हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट था दिस वन, ये, और फिर हम लोगों का एक वेक्टर ये, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब इस हाइपोटेन्यूज का साइन वाला कंपोनेंट सामने, तो 5√3, जैसे ये 5√3, या सिंपली ये 5√3 हटा देते हैं, कुछ इसमें कुछ जैसे 5, 10, 20 लिख रहे थे वैसा ही कुछ वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज इट इज 25, ये 25 न्यूटन है। अब 25 न्यूटन है तो ये हो गया हम लोगों का 25 साइन 45, और ये वैल्यू हो गया 25 cos 45। अब इसका जो डायरेक्शन है इस वेक्टर का निगेटिव वाई एक्सिस, और ये जो वेक्टर है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसमें माइनस आई कैप मल्टीप्लाई होगा और इसमें माइनस जे कैप। 25 साइन 45 माइनस आई कैप प्लस ये वाला वेक्टर ऐड कर रहे हैं 25 cos 45 माइनस जे कैप, या इसको हम पहले यहाँ पर रख दें और फिर ये वाला वेक्टर यहाँ अरेंज कर दें तब भी रिजल्टेंट हम लोगों का वही मिलेगा।
तो ये माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस माइनस दोनों में कॉमन हो गया, माइनस 25, 25 भी कॉमन हो गया, 25 कॉमन कर लें, साइन 45 विच इज़ 1/√2 आई कैप, कॉस 45 1/√2 दिस इज जे कैप, और √2 अगर हम लोग का इसमें भी बाहर करें तो -25/√2 आई कैप प्लस जे कैप। इस वेक्टर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये F3 का वैल्यू दिस मच। इसका कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर दें, तो एक वेक्टर हम लोगों का इधर और एक वेक्टर इधर जाना होगा, ये तो ये निगेटिव y में है और ये पॉजिटिव x में है। अब 37 डिग्री, भाई 37 डिग्री हम लोगों का क्या है, तो ये चीजें हम लोगों का 37 तब होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये साइड समूह के 3, 4 और ये है 5। राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये साइड होता है हम लोगों का, तो 3 जो है सबसे छोटा साइड है, उससे बड़ा ये है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो 90 डिग्री हम लोगों का ही है, तो 90 के सामने हमेशा 5। अब 3 के सामने एंगल जो होगा वो छोटा होगा, अब 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो जब ये ट्रायंगल का साइड 3, 4, 5 रहता है, उसी केस में ये वाला एंगल हम लोगों का 37 है और ये है 53, यानी कि 4 के सामने 4 बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा एंगल 53 और ये 3 के सामने छोटा एंगल 37, और 37 53 ऐड करेंगे तो टोटल 90 डिग्री, और ये 90 है ही है, तीनों का सम 180। तो ये कैलकुलेशन में हम लोगों का अक्सर आता है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो इसमें अगर हम लोग कहें कि अगर ये हाइपोटेन्यूज हमको दिया था, ये चाहिए था, तो अब ये एंगल हम लोगों को दिया है 37, तो इसमें हम लोगों का साइन 37 लिखेंगे कितना, साइन 37 इज, तो साइन का मतलब सामने एंगल साइड 3 और ये है 5, तो इट इज 3/5। कॉस 37 इज, अब कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 है, इट इज 4, दिस इज 5। tan, tan 37, तो tan 37 का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 3/4। अब अगर एंगल ये लेते हैं तो इसके सामने हम लोगों का 4 है, तो साइन 53 जब लिखेंगे तो 4/5 जो कि ये है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 53 डिग्री। इसमें 3/5 3 ये है और ये तो 53 एंगल लेंगे तो ये हम लोगों का बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो कॉस 53। तो ये वैल्यू याद रख लेना है क्योंकि ये हम लोगों का कैलकुलेशन में अक्सर यूज में आएगा, इसको याद रखना है हम। ये लास्ट में हम लोगों का जो फोर्थ, ये फोर्थ हम लोगों का फोर्थ है, तो इसका 37 डिग्री है अगर है, तो ये हम लोगों का 15 साइन 37 हो गया, और ये जो इस एंगल के साथ लगा हुआ साइड हम लोगों का होगा या कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड 15 cos 37। तो साइन 37 हम लोगों का कितना है 3/5, cos 37 इज 4/5, या cos 53 हम लोगों का 3/5, साइन 53 इज 4/5। ये वैल्यू याद रखें, तो ये हम लोगों का आ गया 15 इंटू 3/5 विच इज 9, और ये वाला वैल्यू आ गया कितना 4/5, 4/5 का मतलब 12। इस F4 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 15 साइन और ये कॉस, तो ये हम लोगों का पॉजिटिव x में है, तो इसके साथ हम लोगों का i पॉजिटिव है, और ये निगेटिव i में है तो इसके साथ -j, तो दिस कैन बी रिटन एज 9i प्लस 12
minus j, or it is simply 9i minus 12j. ये इसका प्रैक्टिस हम लोग को होना चाहिए कि इसको अब इतना स्लो मोशन में तो हम लोग नहीं लिख सकते, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको फास्ट लिखने आना चाहिए हम लोग को, तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि इसको हम और फास्ट लिख सकें, सिर्फ देख के लिख सकते हैं हम लोग, अब इतना करने की हम लोग को लिखने की जरूरत ना पड़े, इस चीज़ को इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का एक, जैसे कोई वेक्टर था हम लोग का एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर था इसको हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे। ये अगर एंगल थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 इनवर्ट दिया गया, तो ये कंपोनेंट हम लोग का 10 कॉस थीटा, थीटा के साथ जो साइड होता है, और सामने वाला जो साइड होता है हम लोग का 10 साइन थीटा हो गया। तो ये जो वेक्टर था, दिस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, और इन्हीं दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट था, यानी ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते थे कितना, 10 कॉस थीटा आई कैप, इसमें आई कैप मल्टीप्लाई हो गया, और 10 साइन थीटा जे कैप, ये वाला वेक्टर, और इन दोनों को जब ऐड किए तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों का मिल गया। अगर इसमें हम थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोगों का 4 क्वाड्रेंट होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इट इज 60 डिग्री, अगर ये हम लोगों का 60 डिग्री हुआ तो उस केस में ये वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10, और cos 60 इज 1/2 प्लस साइन 60 जे कैप, तो ये cos 60 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 है, और साइन 60 √3/2, तो दिस इज 10 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 से डिवाइड हो, ये डिवाइड कर लेंगे तो 5 टाइम्स, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इसमें थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 90 से ज़्यादा लें और 180 से कम लें, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं ये वेक्टर हम लोगों का इस क्वाड्रेंट में होगा जब ये एंगल 190 से ज़्यादा होगा और 180 से कम हो जाए, उस केस में ये एंगल हम लोगों का 90 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, थीटा का वैल्यू अगर 120 हो जाए तो उस केस में हम लोग ए वेक्टर को यही लिख रहे थे, दिस वन 10, अब cos 60 की जगह पर कितना 120, cos 120 आई कैप प्लस साइन 120 जे कैप, और cos 120, भाई cos 120 हम लोग लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 आई कैप साइन 90 प्लस 30, अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, भाई cos 90 प्लस 30, भाई 90 के साथ साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, तो cos 90 प्लस 30, cos 90, और cos हम लोगों का जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो हम लोगों का निगेटिव, भाई इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन cos tan सब पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और उसका इनवर्स कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, इसमें थर्ड में tan और cot ये हम लोगों का पॉजिटिव, ये बेसिक मैथ हम लोगों का जो पढ़ते हैं उसमें, तो ये बेसिक मैथ्स में हम लोगों का, तो cos 90 प्लस 30 को लिख सकते हैं कितना, इट इज माइनस साइन 30 आई कैप प्लस साइन 90 प्लस 30, इट कैन बी रिटन एज cos 30, साइन कॉस में हो गया, और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हम लोगों का पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो ये हम लोगों का cos 30 जे कैप, and it is finally sin is minus 1/2 I cap, cos 30 is √3/2 J cap.
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 5 टाइम्स -i प्लस √3j कैप। इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, तो ये जो वेक्टर था इसका दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो एक वेक्टर हम लोगों का ये बनेगा और दूसरा वेक्टर ये बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ये है 10 cos 60 विच इज 10 इंटू 1/2 दैट इज 5, और ये सामने वाला है 10 sin 60। sin 60 √3/2 होता है, तो ये वैल्यू हो गया 5√3। अब ये जो कंपोनेंट है ये हम लोगों का निगेटिव एक्स में दिख रहा है, तो निगेटिव एक्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो इट इज 5 -i कैप, और ये हम लोग का j कैप। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर 5 -i कैप प्लस यहां पर ये 5√3j कैप। 5 दोनों जगह से कॉमन कर लें, तो 5 कॉमन होने के बाद -i प्लस √3j कैप, यही हम लोगों का सेम आंसर जो दिख रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इतना सारा सब लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ये तरीका अपनाते हैं कि जो हम लोगों का सबसे छोटा एंगल दिख रहा है उसी के हिसाब से कंपोनेंट में ब्रेक कर लें, और हम लोग किधर ये दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, नेगेटिव एक्स में है या पॉजिटिव एक्स में है, वो देख करके उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लोग का, ये वेक्टर हम लोग का इधर दिखाया गया है और इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल बन रहा है कितना, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो ये टोटल ये वाला एंगल हम लोग कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इसको हम लोग या तो लिख सकते हैं a इक्वल टू a cos थीटा, थीटा का वैल्यू 200, a cos थीटा इज cos 210 i कैप प्लस a sin थीटा दैट इज sin 210 j कैप। ये दो कंपोनेंट हम लोग लिख रहे थे और इसको सॉल्व करेंगे फाइनली। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों का डायरेक्ट वही आंसर मिलेगा जो इसमें हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसी वेक्टर को डायरेक्ट इस यहाँ से इसके हेड से या तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें या तो इधर ड्रॉप कर लेते हैं, तो जो एंगल दिया गया है उसी के सामने हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं ये। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये a cos 30 हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है a sin 30 हो गया। अब ये निगेटिव एक्स की तरफ है और ये निगेटिव y में है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों को ऐड करने से ही ये रिजल्टेंट मिला है, तो ये निगेटिव एक्स और ये निगेटिव y। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग इस वेक्टर को लिख सकते हैं a, दिस कैन बी रिटन एज a इक्वल टू a cos 30 माइनस i कैप, और ये है a sin 30 माइनस j कैप। a दोनों में कॉमन है, cos 30 इज √3/2 माइनस, तो माइनस √3/2 i कैप, sin 30 इज 1/2 तो माइनस 1/2 j कैप। ये हम लोग का मिल गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल a cos 210 को लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 i कैप प्लस sin 180 प्लस 30 j कैप। अब cos 180 प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 180 प्लस 30 निगेटिव हो जाएगा। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो cos उसमें निगेटिव होता है, लेकिन cos 180 के साथ हम लोगों का चेंज नहीं होता है, वो cos ही रह जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस cos 30 आई कैप। और ये साइन, इस क्वाड्रेंट में साइन भी हम लोगों का नेगेटिव होता है,
तो साइन भी 180 के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये हम लोगों का साइन 30 विच इज माइनस साइन 30 जे कैप, और ये कॉस 30 हम लोगों का √3/2, तो माइनस √3/2 आई कैप माइनस कॉस साइन 30 इज 1/2 जे कैप। ये हम लोग का आंसर और ये आंसर दोनों एक ही है। तो अब इतना सारा लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ये तरीका अपनाते हैं इसमें कंपोनेंट लिखने के लिए जल्दी से। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग का एक, यहाँ पर एक वेक्टर हम लोग का इधर दिखाया गया अब ए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हम देखें तो 300 एंगल बन रहा है। तो ये हम लोग का एंगल जो दिखा, दिस एंगल, दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल मिला करके 360 होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अब ये हम लोग ए कॉस 300 लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किए और ये कंपोनेंट लिखे और ये कंपोनेंट लिखे, तो ये हो गया ए साइन 60 थीटा के सामने, और ये हो गया ए कॉस 60। तो अब ये वाला वेक्टर हमारा पॉजिटिव एक्स में है और ये वाला नेगेटिव वाई में है, तो इसमें ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग ए कॉस 60 आई कैप, और ये वाला नेगेटिव वाई में है इधर ऐसे, ये वेक्टर हम लोग का ऐसे गया और ये ऐसे गया, दोनों को ऐड करने के बाद ये मिला था। तो दिस इज ए साइन 60 माइनस जे कैप, ये कॉमन कर दें दोनों में, cos 60 इज 1/2 आई कैप, और ये साइन 60 √3/2 और ये माइनस, तो माइनस √3/2 जे कैप। दिस इज वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म, इनके दो कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स का कंपोनेंट लेते हैं। तो ये तो था हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर्स का एडिशन। नेक्स्ट थिंग हम लोग का यहाँ पर वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो ये पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हर एक वेक्टर को हम हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ये सीरियली जब हम लोग अरेंज करते हैं तो उस केस में फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4 वेक्टर थे हम लोग के, इन चारों वेक्टर को ऐड करना है हमको, तो इन चारों वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग इन सभी वेक्टर्स को अरेंज करते हैं, फिर से रीअरेंज करने के लिए वेक्टर्स को क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने पर हम लोगों का वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है हर एक वेक्टर। तो इसमें हमने क्या किया कि ए वेक्टर था, जैसे ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर में हम लोगों का ये बी वेक्टर ऐड करना था, तो ए को पहले बना लेते हैं, ये है ए, और बी का टेल इसके हेड से ज्वाइन करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में हम लोगों का बनना है, तो ये इस डायरेक्शन में हम लोगों का बी हो गया। फिर सी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ इसका टेल यहाँ पर ज्वाइन होगा और ये इसी डायरेक्शन में हम लोगों को बनाना है, दिस इज सी वेक्टर। और डी वेक्टर जो दिख रहा है इस डायरेक्शन में कहीं है, तो दिस इज डी वेक्टर। ए था, ये बी है, बी के डायरेक्शन में, ये सी हम लोगों का इधर, और ये डी ऐसे। तो अब ये सारे वेक्टर्स हम लोगों के हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, तो फर्स्ट वेक्टर का हम लोगों का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जो दिख रहा है, यहां से यहां तक एक वेक्टर हम जब बनाते हैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय आर, और ये इन चारों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाया। तो इस अब रिप्रेजेंट करने के लिए इस आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस आर वेक्टर इज सिंपली रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये रिजल्टेंट, चारों वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोगों का ये है, सबको ऐड किया गया है। तो ये इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ये लेंथ,
ये लेंथ हम लोग जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसके लिए हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें से दो लॉ हम लोग के होते हैं, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों का क्या है, जैसे ये दो वेक्टर हम लोगों को दिए गए हैं ए और बी, तो ये ए और बी जो दो वेक्टर दिया गया था, जिसके बीच का एंगल हम लोग दिखा रखे हैं कितना, थीटा। भाई अब यहाँ पर डायरेक्ट इस एंगल को हम थीटा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो, और टेल ज्वाइन करने के लिए, तो ये यहाँ से इसको टेल को यहाँ लिखेंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा, और इसका टेल यहाँ लाएंगे तो ये थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन रहेगा एंगल तो इतना ही इन दोनों के बीच में, ए इधर होगा बी इधर होगा। भाई एंगल देखने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या देखना है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, या ये एरो अगर हम लोग कहें तो ये आदमी है, और एरो आदमी हम लोग का है, आदमी का ये आंख है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में देख रहा है और ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल हम लोगों का जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसमें दो वेक्टर को ऐड करना था हम लोगों को, तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे लिखते हैं, तो इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो इसका एडिशन करने के लिए पहला वेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज ए, ये है, और बी वेक्टर का टेल ए के हेड से ज्वाइन होगा, यानी कि ये वेक्टर, दिस इज बी। अब थीटा एंगल कौन सा हुआ, तो अब ये जो वेक्टर इस डायरेक्शन में देख रहा है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखें, तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एंगल हम लोगों का इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाया। तो अब ये हम लोगों का हेड टू टेल अगर ज्वाइन हो गया, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग क्या हुआ, फर्स्ट वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड अगर ये ज्वाइन कर दें, तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय आर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो भी था, इनका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ एंगल कितना बन रहा है, तो मान लेते हैं ये हम लोग का अल्फा बन रहा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो अब इसमें इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है, ये वाला लेंथ, अगर ये लेंथ ए दिया गया है, इसको मैग्नीट्यूड ए बोल देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड बी, तो ये लेंथ ए है और ये बी है, तो ये वाला लेंथ कितना है इफ दिस एंगल इज थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर था बी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा यहां पर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है। तो अब ये हम लोगों का इस वेक्टर का दो कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, तो दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। अब ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बड़ा सा दिख रहा है, इसको लेते हैं अगर, तो यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी कॉस थीटा है, तो टोटल लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया, और ये लेंथ हम लोगों का बी साइन थीटा है। तो अब ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में देखें पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो यहां से हम लोगों का आर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है इसका एक्सपेंशन। अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस बी स्क्वायर को इसके साथ ऐड कर दें, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह गया, अब प्लस
ये हम लोगों का एज इट इज 2ab cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहां से हम लोगों का फाइनली आर का वैल्यू मिल गया, आर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसी में आर कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज स्क्वायर रूट। तो ये हम लोग कहलाता है रिजल्टेंट जो दो वेक्टर का है ए और बी, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें कॉस थीटा फार्मूला जो बना, अब ये एक फार्मूला की तरह हो गया, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग का ये होता है, जिसमें ए और बी हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये एक फार्मूला याद रखना हम लोगों को। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोगों के, भाई थीटा का वैल्यू अगर चेंज होता है तो उस केस में हम लोगों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना कितना आएगा। अब थीटा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो कुछ थीटा का वैल्यू बहुत सारा पॉसिबल है, बट उसमें कुछ पार्टिकुलर केसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर थीटा जो भी आएगा उसके लिए क्या रिजल्ट बन रहा है, और ये जितने भी रिजल्ट होंगे पर्टिकुलर केसेस के लिए वो इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग बना रहे हैं और इनको याद रखना है। तो ये हम लोगों का देखे थे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अब ये रिजल्टेंट हम लोगों का इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखते हैं। तो हमने कंसीडर किया था अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब ये बड़ा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये एंगल अल्फा लिए हैं तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा फॉर दिस एंगल, और ये हाइपोटेन्यूज है ये। तो इस केस में अगर हम लोगों का tan अल्फा लिखते हैं तो ये दो कंपोनेंट हमको पता है, बी साइन थीटा, यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में हम लोग tan अल्फा अगर लिखें तो tan अल्फा इक्वल टू दिस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, यहां से यहां तक, और प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि यहां पर इस वेक्टर ए के साथ कितना एंगल है। तो ए के साथ एंगल निकालने के लिए हम जो tan फार्मूला लिखे हैं tan अल्फा, उस केस में हम लोग क्या किए, इस b का कंपोनेंट लिए हैं, b साइन थीटा और b कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा और नीचे इसके साथ में हम लोगों का b कॉस थीटा ऐड हुआ है। अभी हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर ये वेक्टर रिजल्टेंट अल्फा के साथ, सॉरी वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल अगर बना रहा है तो उसमें इसका tan हम लोग ये लिख रहे हैं, दैट मीन्स ए के साथ एंगल सॉल्व करना था तो उसका tan लिए, और उस tan का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग b का कंपोनेंट लिए, b cos थीटा और sin थीटा, जिसमें से b sin थीटा हम लोगों का न्यूमरेटर में दिख रहा है और डिनोमिनेटर में हम लोगों का a के साथ b cos थीटा ऐड हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि ये रिजल्टेंट इस b के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो सिचुएशन हम लोग देखे थे अभी, b cos थीटा और b sin थीटा ये वाला, अब इसको हटा देते हैं, ये हट गया, ये हम लोगों का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा था। अब इस b के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज बीटा, तो इसके साथ एंगल सॉल्व करना है तो हम इस वेक्टर का दो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो अगर a और b के बीच का एंगल ये अगर थीटा है तो इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड किया गया है, और इसको पीछे जब एक्सटेंड किए तो ये हम लोगों का एंगल, ये और ये एंगल बराबर हो गया थीटा। अब इस पे हम लोगों का इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें से इस a का, अब ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये लेंथ a है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना था तो इसमें हम लोगों का ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा हो गया और थीटा के सामने वाला a sin थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b है और ये a cos थीटा, टोटल लेंथ b प्लस a cos थीटा, और ये है a sin थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इसका tan बीटा लिखें तो tan बीटा इक्वल टू
ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये दोनों रिजल्ट में हम लोग क्या देखने को मिला कि अगर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको सॉल्व करना है तो हम बी का कंपोनेंट लिए, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, और ये लिखे बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस b के साथ कितना एंगल बन रहा था उसका वैल्यू यानी कि बीटा इसमें हम लोग लिखना है, तो इसका tan, तो tan बीटा इक्वल टू दिस वैल्यू यानी कि a साइन, इसका कंपोनेंट a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस थीटा। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर वेक्टर के साथ एंगल अगर निकालना है तो अपोजिट वाले का जिसके साथ निकालना होगा उसका सामने दूसरा वाले वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं हम लोग और इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ये दो वेक्टर जो थे इनके रिजल्टेंट जो भी आया था उस पर कुछ पर्टिकुलर केसेस, इसमें रिजल्टेंट हम लोग ये लिखे थे, ये दो वेक्टर थे इनके बीच का एंगल थीटा था, रिजल्टेंट ये है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये पहला केस हम लोगों का बन रहा है कि जब दोनों वेक्टर हम लोगों का सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होने का मतलब ये बी भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0, और ये ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो ये हम लोगों का ये ए, और इसी से दूसरा वेक्टर हम लोग आगे बनाएंगे यानी कि दूसरे वेक्टर का टेल इसके हेड से ज्वाइन करेंगे और सेम डायरेक्शन में, तो दिस इज बी। अब ये दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आया तो फर्स्ट वेक्टर का टेल ये है और लास्ट वेक्टर का हेड ये है, तो यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो सीधे सीधे ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा, तो उस केस में हम लोगों का ए प्लस बी इक्वल टू आर। तो यहां से भी हम लोगों का फार्मूला मिलेगा थीटा इक्वल टू 0, इन दैट केस आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस 0 2ab कॉस 0 विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट है तो इट इज सिंपली a प्लस बी, जो कि ये अभी हम लोग दिख रहा था, यानी कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे उस केस में हम लोग का a प्लस बी, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोगों का ये, दिस इज कॉल्ड आर मैक्सिमम। दूसरा केस हम लोगों का, दूसरा केस हम लोगों का व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, उस केस में हम लोगों का आर का वैल्यू क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कॉस 180 अंडर रूट, और ये कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये हम लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट से बाहर निकलेगा तो इट इज सिंपली a माइनस बी मॉड। अब इसको हम लोग a माइनस बी नहीं लिख सकते क्योंकि हमको यहाँ पर ये नहीं दिख पता है कि a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या b का। अगर a माइनस बी सीधे लिख देंगे तो ये नेगेटिव भी आ सकता है और ये मैग्नीट्यूड हम लोग नेगेटिव लिख नहीं सकते, इसलिए मॉड लिखा गया है ताकि जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले। तो जब a हम लोगों का बड़ा होगा तो a माइनस बी सीधे लिख सकते हैं, और जब b बड़ा होगा तो इसको b माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो मॉड उस केस में नहीं लिखेंगे। अब ये सीधे सीधे अगर मान लेते हैं हम लोग ए ही बड़ा है अगर, तो उस केस में पहला वेक्टर हम लोगों का इधर ये है और दूसरा वेक्टर का
टेल इसके हेड से ज्वाइन होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो ये हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इधर बनाए, लेट अस सपोज दिस इज बी, दैट मीन्स कि अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट दिख रहा है, ये फाइनली हम लोगों का फर्स्ट वेक्टर का टेल और ये लास्ट वेक्टर का हेड। तो यहां से यहां तक में दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे फिर? तो ये लेंथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों हमको दिया हुआ है। तो ये लेंथ पता करने के लिए इस लेंथ में से इसको माइनस कर दिए, तो जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो दो वेक्टर का अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस समय जो हम लोगों का मैग्नीट्यूड आता है रिजल्टेंट का, दोनों मैग्नीट्यूड का सीधे सीधे डिफरेंस, दैट मीन्स कि ये हम लोगों का मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ए माइनस बी। तो ये हम लोगों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड दिस इज सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो फॉर एनी अदर एंगल थीटा, अब ये 0 और 180 के अलावा और कोई एंगल लेते हैं, उस केस में इस रिजल्टेंट आर का जो वैल्यू होगा हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। दिस इज आवर थर्ड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दैट इज एट राइट एंगल। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, सॉरी दोनों के बीच का एंगल हम लोगों का 90 डिग्री। तो ये वेक्टर ए है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों का बी होना चाहिए 90 डिग्री पर। तो अब ये बी, दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये तो सीधे सीधे हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस केस में इस वैल्यू का लेंथ यानी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और ये फार्मूले से भी अगर लिखेंगे तो आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 सॉरी cos 90 डिग्री, एंड दिस cos 90 इज 0, दैट मीन्स ये हम लोगों का, तो ये सीधे सीधे हम लोगों का आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हम लोगों का ए प्लस बी से क्या है? कम है। कैसे कम था? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये अंडर रूट में लिखे थे, तो ये हम लोगों का a प्लस बी था, और ये हम लोग लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो अब इतना टर्म हम लोगों का था पहले, और इसमें ये कुछ ऐड हुआ था तब a प्लस बी आया था। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हम लोगों का a प्लस बी से क्या है? कम है, क्योंकि इस a प्लस बी में इतना टर्म और ऐड होने पर तब अंडर रूट निकाला गया था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन a प्लस बी और ग्रेटर देन, ये a माइनस बी हम लोगों का मैग्नीट्यूड कब आया था? जब यहाँ माइनस था, यानी कि इसमें से कुछ माइनस करके तब अंडर रूट निकालेंगे, तो उस केस में हम लोगों का ये वैल्यू हम लोगों का इससे कम हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 2ab के देखेंगे तो ये हम लोगों का लेस देन दिस वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों का इसके और इसके बीच में लाई किया। तो फॉर एनी अदर एंगल अदर देन 0 एंड 180 दिस रिजल्टेंट इज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये जो भी कंबाइंड केस अभी हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग देख रहे हैं ये ए वेक्टर था और इसके हेड से बी वेक्टर को ज्वाइन करना था। तो बी वेक्टर को जब हम 0 डिग्री पर रखते हैं यानी इसके साथ पैरेलल में, तो ये बी वेक्टर है, तो उस केस में रिजल्टेंट हम लोगों का यहां से यहां तक मिलेगा, दिस इज आर विच इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐड हो गया। अब वेक्टर हम लोग बी इस डायरेक्शन में अगर रखेंगे तो ये हम लोगों का फर्स्ट वेक्टर का टेल था और ये लास्ट वेक्टर का हेड, तो उस केस में हम लोगों का रिजल्टेंट ये मिला, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोगों का ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है ये हम लोगों का a प्लस बी था, इससे कम हो गया। अब थोड़ा सा एंगल, अब ये एंगल हम लोगों का a और b के बीच का था, a और b के बीच का एंगल और बढ़ाया हमने, तो और बढ़ाने पर हम लोगों का b इस डायरेक्शन में जब आया यानी कि 90 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच का एंगल, तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू ये है, दिस इज द रिजल्टेंट।
इससे भी कम हो गए। और अगर हम लोग वेक्टर थोड़ा सा और इधर हम लोग टिल्ट करते हैं, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 होने लगा, ये दिस इज थीटा विच इज ग्रेटर देन 90, तो उस केस में हम लोगों का बी, ये हेड लास्ट वेक्टर है और ये टेल फर्स्ट वेक्टर, तो उस केस में रिजल्टेंट हम लोगों का ये मिला जो कि इससे भी कम है। अगर बी हम लोगों का इसके जस्ट अपोजिट में कर देते हैं, तो ये बी वेक्टर है, इसका हेड यहाँ है, फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ है, तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट उस केस में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बी वेक्टर अगर यहाँ पर रखे और इससे रोटेट करते गए तो उस केस में रिजल्टेंट यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी बढ़ता गया, जीरो से लेके कहाँ तक, 180 तक। तो ये जीरो से लेके 180 तक अगर हम लोगों का वैल्यू चेंज हो रहा है थीटा का, तो ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो ए प्लस बी से घटते घटते कहां पर आ गया, दिस वन इज ए माइनस बी, ये वाला मैग्नीट्यूड हम लोग का था ए माइनस बी, यहां पर हम लोग का ए प्लस बी से कम है। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस आर is always less than or equal to maximum amplitude and minimum amplitude which is a minus b mod, where r is under root a square plus b square plus 2ab cos theta। अब थीटा का वैल्यू हम लोगों का 180 से ज्यादा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि 180 से ज्यादा करने का शुरू कर दें, ये वैल्यू हम लोगों का था और ये 180 डिग्री था, इधर 0 डिग्री था, ऐसे घुमाते गए थे। अब 180 डिग्री से ज़्यादा होने का मतलब ये वेक्टर इधर बनना, तो जैसे ही हम लोग इधर बनाएंगे तो उस केस में हम लोगों का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वेक्टर पहला और ये पहला वेक्टर था और ये दूसरा वेक्टर, तो उस केस में हम लोगों का इस वेक्टर का डायरेक्शन यानी ये वेक्टर इधर देख रहा और ये वेक्टर इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों का विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ हम लोग वेक्टर एडिशन में, तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए दोनों वेक्टर्स को पहले हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो उस केस में दो वेक्टर्स को हम पहले टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और इसके बाद इन दोनों वेक्टर के हेड से एक दूसरे के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। तो इसके अगर हेड से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके पैरेलल यहां से एक डॉटेड लाइन बनाते हैं ये, और इसके हेड से जब बनाएंगे तो इसके पैरेलल बनाएंगे, तो इसके पैरेलल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिला, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उस पॉइंट को इस कॉमन टेल जो दिख रहा है इससे ज्वाइन कर देते हैं। इसको एक वेक्टर से हम लोग ज्वाइन करते हैं जिसमें इस वेक्टर का टेल यहीं पर होगा जहां पर कॉमन टेल है दोनों का, और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट था वो हम लोगों का हेड होना चाहिए वेक्टर का। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और इसलिए पैरेललोग्राम लॉ बोला जाता है क्योंकि इसमें हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये एक हम लोगों का क्या बना, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम लोग बेसिकली इसमें पैरेललोग्राम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो उस केस में एक्चुअली ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, क्योंकि इस वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करके यहाँ ला दें तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हेड टू टेल ज्वाइन हो जाएगा दोनों। तो बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, दोनों एक ही चीज है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं और ट्रायंगल लॉ में हम लोग ट्रायंगल बना रहे होते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो इस लाइन को एक्सटेंड किए थे हम लोग, तो ये एंगल
ये और ये दोनों पैरेलल है और ये हम लोगों का एक लाइन था, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर b है तो ये एक्चुअली इसका भी मैग्नीट्यूड b ही है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है तो यहाँ पर भी जो एक डिस्टेंस जो दिख रहा है वो भी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, विच इज a। तो इस केस में हम लोग क्या किए थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए थे और इस b का दो कंपोनेंट विच इज b साइन थीटा एंड दिस वन इज b कॉस थीटा। और इसका रिजल्टेंट निकाले थे ये हम लोग, तो इसमें r का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। और ये अल्फा, ए वेक्टर के साथ एंगल हम लोग अल्फा और बी वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा था वो बीटा। तो अब ये हम लोगों का बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, तो अब ये जो ट्राइंगल हम लोगों का दिख रहा है राइट एंगल, इसमें tan अल्फा अगर देखें तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर अल्फा के सामने, तो इस केस में tan अल्फा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, दिस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है एक के साथ जो एंगल बन रहा है। उसी तरह से बी के साथ अगर हम लोगों का कितना एंगल बन रहा था, बीटा, तो अब इस बी के डायरेक्शन में हम लोग लाइन एक्सटेंड करते हैं और यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं और ये एंगल थीटा था, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन कह सकते हैं, तो ये एंगल भी हम लोगों का थीटा। तो उस केस में ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस ये था और राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो दिस वन इज ए कॉस थीटा और ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है दिस वन इज ए साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बना, इसमें tan बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू बीटा के सामने हम लोग का ये साइड है विच इज ए साइन अल्फा विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये tan बीटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमेशा दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया गया, दोनों वेक्टर के हेड से एक दूसरे के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ किया गया, दोनों का इंटरसेक्शन जहां आया उस पॉइंट को कॉमन टेल पॉइंट से हम लोग ये वेक्टर से बनाते हैं या वेक्टर से ज्वाइन करते हैं, जिसका हेड उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा और टेल कॉमन जो पॉइंट था, सॉरी दोनों का जो कॉमन टेल पॉइंट पर रहेगा। तो दिस इज, अब ये इसका जो एनालिसिस अभी किए थे ट्रायंगल लॉ में वही सेम एनालिसिस है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ये जीरो कब कब हो सकता है, तो फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो। जैसे ये दें, जितना मैग्नीट्यूड ये था उतना ही मैग्नीट्यूड ये है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो, ताकि ये वेक्टर और इस दूसरे का टेल यहाँ रखेंगे और हेड हम लोगों का वापस यहाँ आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो उस केस में हम लोग का दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो मिलेगा। थ्री और मोर वेक्टर्स के लिए क्या करना है हम लोग, जैसे तीन वेक्टर हम लोग यहाँ पर है, तो जब वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो उन लोगों को ऑर्डर में ही हम लोग अरेंज करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करते जाते हैं। तो जैसे ये दो वेक्टर हम लोग का है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन लेट अस सपोज दिस इज, हाँ ए था, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर हम लोग ऐसे जुड़े थे ऐसे,
तो यहां से ये वेक्टर अगर बनाते तो ये रिजल्टेंट कहलाता ए प्लस बी। इस आर का वैल्यू हम लोग ए प्लस बी लिखते, लेकिन अगर इस वेक्टर में एक और इसके अपोजिट वेक्टर यहां जोड़ देते हैं, अब इन दोनों की जगह पर हम लोग ये वेक्टर ले लिए, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये था। अब ये वाला वेक्टर अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि इसमें अगर ये ऐड किए तो रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए, 0। दैट मीन्स कि अब 3 वेक्टर हम लोगों का जब था तो इस तरह से सीरीज इस तरह से अरेंज हो कि फाइनल वेक्टर का जो हेड है वो इनिशियल वेक्टर के टेल पे ज्वाइन हो जाए। फाइनल वेक्टर का जो हेड है वो इनिशियल वेक्टर के टेल पे ज्वाइन अगर हो जाता है तो उस केस में इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग क्या बोले, 0। ऐसे ही हम लोग चल के जा रहे हैं फिर वापस यहीं पर। उसी तरह से अगर 4 वेक्टर या 5 वेक्टर यहाँ पर दिए गए तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ए बी सी सेम सेंस में हम लोग का है, यानी कि सेम ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और फाइनल जो हम लोग का वेक्टर है उसका और इनिशियल वेक्टर इन दोनों का हेड और टेल आपस में ज्वाइन हुआ। इसी तरह से इसमें 5 वेक्टर हैं ए बी सी डी, इनको भी सेम ऑर्डर में अरेंज किया गया, एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करते हुए, और लास्ट वेक्टर हम लोगों का ये जो था उसका हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल पे ज्वाइन हुआ। तो जब फाइनल हम लोगों का वेक्टर का हेड इनिशियल वेक्टर के टेल पे ज्वाइन अगर हो जाता है अरेंज करने पर तो उस केस में हम लोगों का रिजल्टेंट 0 मिलेगा। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस इसमें क्या राइज होते हैं, कम मिनिमम कितने वेक्टर्स होने चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो मिनिमम कितने वेक्टर्स, तो मिनिमम तो यहां बोल सकते हैं 2 है, लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि 2 वेक्टर्स तो ये 2 वेक्टर्स हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन का होने चाहिए, तब रिजल्टेंट 0 होगा। अब इसमें क्वेश्चन कहा जाए कि कम से कम कितने अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होंगे ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो कम से कम अनइक्वल मैग्नीट्यूड हम लोगों का 3 होना चाहिए, और ये 3 जो वेक्टर हैं ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये वेक्टर हम लोगों के कोप्लेनर, तो मिनिमम अनइक्वल मैग्नीट्यूड के मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स अगर होंगे तब रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि मिनिमम अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कितने कम से कम लिए जाएं ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए, उस केस में फर्स्ट, जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है, अब नॉन कोप्लेनर होना है तो नॉन कोप्लेनर में मतलब यहाँ पर सभी वेक्टर्स एक प्लेन में तो नहीं होंगे। तो जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर हम लोग का 2 वेक्टर अगर इस प्लेन में है तो तीसरा वेक्टर हमारा कहीं इधर बाहर आ जाना चाहिए, जैसे तभी हम लोगों का ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुआ। तो ये तीसरा वेक्टर जैसे सी हम लोगों का दिख रहा था ऐसे, ये इधर से बाहर आ गया, जैसे ये कैप हम लोगों का क्या था, हेड, तो ये सी का हेड हो गया, ऐसे बाहर निकल गया प्लेन से। तो अब ये 3 कोप्लेनर सॉरी नॉन कोप्लेनर हो गए, लेकिन अब ये जैसे ही बाहर निकलेगा चाहे कैसे भी बाहर निकले, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कैसे भी बाहर निकले, इसका ये हेड कभी भी इस पे ज्वाइन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि इसमें अगर हम लोगों का नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुआ तो इसमें रिजल्टेंट 0 करने के लिए यहां से यहां टेल पे एक वेक्टर और ज्वाइन होना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे कितने वेक्टर्स हो गए, 4, कम से कम 4 वेक्टर अगर लेते हैं तब हम लोगों का रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। कब, जब को नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, एक प्लेन में नहीं है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स लेते हैं तब रिजल्टेंट 0 आता है। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कम से कम कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोगों का 0 हुआ है मिनिमम। अब 3 वेक्टर मिलकर के ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये जो 3 वेक्टर हैं ये अगर इस तरह से हो जाए तो ए वेक्टर था,
ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर हो जाए। ये भी हम लोग एक प्लेन ही में है सारे। तो क्या इस केस में भी हम लोगों का तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? अभी भी इसमें तीनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये अलग मैग्नीट्यूड है, ये अलग मैग्नीट्यूड है और ये वाला अलग मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में भी हम लोगों का तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। दैट मीन्स कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि A इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि B और C पैरेलल हो गए, तो ये लेंथ और ये लेंथ B प्लस सी हो गया और ये लेंथ A हो गया, तो A लेंथ और B प्लस सी बराबर होना चाहिए इस केस में। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मैथ का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या बता रहा है कि A प्लस बी, यानी ये साइड और ये साइड का जो सम होगा इस साइड से हमेशा बड़ा होगा। B और C दैट शुड बी ग्रेटर देन A, C प्लस A दैट शुड बी ग्रेटर देन B। यानी कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, व्हेन दिस इज अ ट्राइंगल। अब इस केस में भी हम लोगों का ये तीन का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। जैसे ये हम लोगों का कंडीशन अगर होता है तो उस केस में इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। तीन वेक्टर अगर दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तीन वेक्टर हमको दिए गए हैं 2 3 5, तीनों का मैग्नीट्यूड ये है, तो क्या इसमें हम लोगों का ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं है, या तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कंडीशन हम लोगों का ये है कि तीन दो किसी भी दो साइड का जो सम होगा, मतलब ये हम लोगों का मैग्नीट्यूड का मतलब जो भी साइड हम लोगों का ट्रायंगल बन रहा था उनके साइड का लेंथ ये, और ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो उसमें दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा अगर हो जाता है तो उस केस में तीनों का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। लेकिन इस केस में इक्वल भी तो हो सकता है, यानी कि B प्लस सी इक्वल भी हो सकता है ए के, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं A प्लस बी प्लस सी कहाँ गया था, ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ये केस कंसीडर करें तो इसमें इक्वल टू भी हम लोगों का लग जाता है। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होने का कंडीशन ये होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। मैथ्स में सिर्फ हम लोगों का ग्रेटर देन होता है, लेकिन अभी फिजिक्स के केस में हम लोग तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, ये कंडीशन जो ग्रेटर था सिर्फ उसमें इक्वल टू भी हम लोग लगा देते हैं, यानी कि इक्वल भी अगर हो जाता है A प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 5 इज 8 विच इज ग्रेटर देन 2, 5 प्लस 2 7 ग्रेटर देन 3 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इक्वल टू एक केस में आ रहा है हम लोगों का, दैट मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी है जीरो हो जाए। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये लैमेज थ्योरम। लैमेज थ्योरम हम लोग का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर हम लोग का यूज होता है, अच्छे क्वेश्चन में भी यूज होता है। अब लैमेज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, तीन वेक्टर यहाँ पर जो ट्राइंगल बना रहे हैं इनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में ड्रॉ किए गए हैं, तो इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो उस केस में हम लोगों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर है, ये भी इसका मैग्नीट्यूड A, इसका मैग्नीट्यूड B, इसका मैग्नीट्यूड C, magnitude of any vector is directly proportional to sine of angle between the other two vectors। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है या मैग्नीट्यूड है A, that is directly proportional to sine of angle between B and C। B का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन C एंड A। दैट मीन्स कि A और B के बीच का एंगल हम लोग क्या दिखा रहा है, ये A इस डायरेक्शन में देख रहा था, B इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो अब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन A एंड B
विच इज अल्फा। बी और सी, तो बी इस डायरेक्शन में देख रहा है, सी इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल हम लोगों का ये बना। भाई हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं, दूसरा बड़ा एंगल इधर से देखेंगे तो ये है, तो बड़ा वाला एंगल नहीं, छोटा वाला एंगल लेते हैं। सी और ए, सी इस डायरेक्शन में देख रहा है, ए इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल छोटा ये होगा। तो ये हम लोगों का, अब ए का जो मैग्नीट्यूड है, बी और सी के बीच का एंगल हम लोगों का ये था, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और ए के बीच का एंगल गामा, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, और सी हम लोगों का, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फा, this A is directly proportional to sin of B और C के बीच का एंगल बीटा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और A के बीच का एंगल गामा, तो साइन ऑफ गामा, और C हम लोगों का हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B के बीच का एंगल अल्फा, साइन अल्फा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो A कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट, लेट अस सपोज दिस इज K, तो K साइन बीटा, यहां पर B इक्वल टू यही सेम कांस्टेंट की साइन ऑफ गामा, और ये C इक्वल टू K साइन ऑफ अल्फा। तो यहां से अगर देखें तो A डिवाइडेड बाई साइन बीटा का वैल्यू K है, B डिवाइडेड बाई साइन गामा का वैल्यू भी B है, और यहां से भी, तो यानी तीनों हम लोगों का इक्वल हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम लोगों का A डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा इक्वल टू B डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गामा, and this is C divided by sine of alpha. This is called Lorentz theorem. अब इसी चीज को हम लोग, ये जो डायग्राम था, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जो जीरो था, उसी को रीअरेंज किए। जैसे ये वेक्टर था और ये वेक्टर, यानी कि सबका टेल हम लोग क्या किए, एक पॉइंट पे ज्वाइन किए, तीनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे ज्वाइन किए शिफ्ट करके, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां से इधर बनाया गया, सी इधर, ए इधर, और इस वेक्टर को ऐसे ही पैरेलली शिफ्ट करके इसका टेल यहां से इधर बना दिया गया, ये इसको शिफ्ट करके आगे यहां पर, और इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां बना दिया गया। तो अब हम लोगों का डायग्राम ये जो दिख रहा है, ए बी एंड दिस इज सी, ए और बी के बीच का एंगल, अब ए और बी के बीच का एंगल डायरेक्ट हम लोगों का अल्फा दिख रहा है, ये बी और सी के बीच का एंगल डायरेक्ट हम लोगों का ये दिख रहा है बीटा, सी और ए के बीच का एंगल डायरेक्ट हम लोगों का दिख रहा है गामा। तो इसमें क्या है कि यहां पर अब ये बी था, तो बी के अपोजिट वाला एंगल कितना दिख रहा है, गामा, तो बी अपॉन साइन ऑफ गामा। सी के अपोजिट एंगल कौन दिख रहा है, अल्फा, तो सी अपॉन साइन अल्फा, और ए के अपोजिट में एंगल कौन है, बीटा, तो ए अपॉन साइन बीटा। So this A divided by sin beta equal to B divided by sin of gamma, and this is C divided by sin alpha. देखिए ये रिजल्ट ये जो लिखे थे अभी वही है। तो ये तभी होता है जब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पर हम लोगों का ये तीन फोर्सेज अगर लग रहे हों, और ये तीन फोर्सेज की वजह से ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब नेट फोर्सेज पे क्या हो जाए, जीरो। तो हम लोग कहते हैं तीन फोर्सेज, फोर्स तो वेक्टर ही होता है, तो इन तीन फोर्सेज का रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का एंगल जो अपोजिट साइड में दिख रहा है, इसके अपोजिट वाला एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये। फॉर एग्जाम्पल
ये F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 के अपोजिट एंगल हम लोग मान लेते हैं θ1, F2 के अपोजिट एंगल हम लोगों का है θ2 और F3 के अपोजिट एंगल है θ3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F1 बाई साइन θ1, ये F2 डिवाइडेड बाई साइन θ2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन θ3। दिस इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम। और ये इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे न्यूटन्स लॉ हम लोग जब पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, उसमें हम लोगों का ये बहुत यूज में रहता है और इसको यूज करके हम लोग आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज लैमिस थ्योरम।